चिन्नू एक खुशमिजाज बच्चा था। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। उसे अपनी टॉय कार्स से खेलना और दादी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके माता पिता राजीव और सुमन उसकी इस खुशी को बहुत प्यार करते थे। उन्हें इतना हंसमुख और जिंदा दिल बेटा पाकर बहुत अच्छा लगता था। चिन्नू के दिन बचपन की छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। उसकी दुनिया रंग बिरंगी और ऊर्जा से भरपूर थी। एक दिन चिन्नू की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। वो चुप और अकेला रहने लगा। उसकी खेलने कूदने की ऊर्जा एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। उसके माता पिता ने अपने कभी जिंदा दिल बेटे में ये बदलाव देखा। वो खिलौने जो कभी उसे बहुत पसंद थे, अब कोने में पड़े रहते थे। उसकी हंसी की गूंज एक बेचैन करने वाली खामोशी में बदल गई। चिन्नू अपने आप से बातें करने लगा। उसकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देती थी। कभी कभी उसकी फुसफुसाहट सिसकियों में बदल जाती और वो चिल्लाता, तुमने मुझे क्यों मारा? राजीव और सुमन डर गए। उन्होंने अपने बेटे को ऐसा व्यवहार करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उनके घर की कभी की गर्माहट अब एक अनजान डर से ठंडी हो गई थी। उन्होंने चिन्नू से बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि उसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। उसे दिलासा देने की उनकी कोशिशें उसकी परेशानी को और बढ़ा देती थीं। उसके छोटे कंधे सिसकियों से कांपते, उसके शब्द आंसुओं से दबे हुए थे। राजीव और सुमन को बेबसी महसूस होने लगी। उनके दिल अपने बेटे के लिए दर्द कर रहे थे। चिंतित होकर राजीव और सुमन ने पेशेवर मदद लेने का फैसला किया। वे चिन्नू को डॉक्टर रेणु के पास ले गए, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थीं और अपने नरम व्यवहार के लिए जानी जाती थीं। डॉक्टर रेणु की एक प्यारी मुस्कान और शांत स्वभाव था। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना जब राजीव और सुमन ने चिन्नू के व्यवहार के बारे में बताया। डॉक्टर रेणु ने सुझाव दिया कि वे चिन्नू से अकेले में मिले। वह उसके लिए खुद को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना चाहती थीं। राजीव और सुमन मान गए, उम्मीद करते हुए कि डॉक्टर रेणु उन्हें अपने बेटे के अचानक बदलाव को समझने में मदद कर सकेंगी। उनकी चिंता का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। डॉक्टर रेणु का ऑफिस बच्चों को आराम देने के लिए बनाया गया था। खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और रंगीन चित्र दीवारों पर सजे हुए थे। उन्होंने चिन्नू से धीरे से बात की। उनकी आवाज कोमल और आश्वस्त करने वाली थी। शुरुआत में चिन्नू हिचकिचा रहा था। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। धीरे धीरे उनकी बातचीत के माध्यम से डॉक्टर रेणु ने पाया कि चिन्नू का डर उसके अतीत की एक घटना में निहित था। 2 साल पहले चिन्नू ने अपनी दादी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत देखी थी। वह अपनी दादी के बहुत करीब था और उनके जाने से उसके छोटे से दिल में एक गहरा घाव रह गया था। 5वां भाग, गवाह का बोझ। इतनी कम उम्र में चिन्नू मौत की अवधारणा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने अपनी दादी को बेजान पड़ा देखा था। वह तस्वीर उसके दिमाग में बस गई थी। उसे शोर शराबा, आंसू और बड़ों की फुसफुसाहट याद थी। इस अनुभव ने उसे भ्रमित और भयभीत कर दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी प्यारी दादी क्यों चली गई। अनुत्तरित प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहे, एक अनजाने डर में बदल गए। उसने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि वह किसी तरह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। डॉक्टर रेणु ने राजीव और सुमन को समझाया कि चिन्नू का व्यवहार उस सदमे की देरी से हुई प्रतिक्रिया थी जो उसने अनुभव किया था। उन्होंने खुलकर बातचीत करने और आश्वासन देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें चिन्नू के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की सलाह दी। राजीव और सुमन अपने बेटे के दर्द की जड़ जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने चिन्नू पर प्यार और समर्थन की बारिश कर दी। उन्होंने उससे उसकी दादी के बारे में बात की, खुशहाल यादें साझा की और उसके दर्द को स्वीकार किया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसकी दादी की मौत के लिए वह दोषी नहीं है। डॉक्टर रेणु ने चिन्नू को अपनी भावनाओं को समझने में मदद करने के लिए प्ले थेरेपी और कहानी सुनाने का इस्तेमाल किया। इन सेशंस के जरिए चिन्नू को समझ आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसने सीखा कि उसकी दादी अब भी उससे प्यार करती है, भले ही वह अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। हर हफ्ते
चिन्नू डॉक्टर रेणु के ऑफिस जाता था। वह खेल खेलता, चित्र बनाता और धीरे धीरे हिचकिचाते हुए अपनी दादी के बारे में बात करने लगा। हर सेशन के साथ वह थोड़ा हल्का महसूस करता। उसकी आंखों में डर धीरे धीरे कम होता गया। उसके सपनों में आने वाले बुरे सपने कम होने लगे। उनकी जगह उसकी दादी की प्यारी मुस्कान वाले सपने आने लगे। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन समय के साथ थेरेपी और उसके माता पिता के अटूट प्यार और समर्थन से चिन्नू ठीक होने लगा। फुसफुसाहट गायब हो गई। उसकी जगह उसकी हंसी की जानी पहचानी आवाज आने लगी। उसने फिर से अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसकी कल्पना फिर से जाग उठी। जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन चिन्नू की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। उसने अपने डर का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरा था। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था, लेकिन इसने उसके परिवार को पहले से कहीं ज्यादा करीब भी ला दिया था। उन्होंने एक दूसरे की बात सुनने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने का महत्व सीखा था। चिन्नू की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि बच्चे भी भावनात्मक परेशानी का अनुभव करते हैं। उनका दर्द ऐसे तरीकों से प्रकट हो सकता है जिन्हें बड़ों के लिए समझना मुश्किल होता है। हमें उनकी चुप्पी को उतनी ही ध्यान से सुनना चाहिए जितना हम उनके शब्दों को सुनते हैं। हमें उनके व्यवहार पर, उनके मूड और कार्यों में सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। आइए बच्चों के लिए अपने डर और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित जगह बनाएं। आइए याद रखें कि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य उनके शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। आइए सुनने, समझने और अपना अटूट समर्थन देने का संकल्प लें, क्योंकि उनकी भलाई में ही एक उज्जवल भविष्य की आशा है।